घटना घटित हुई तो हम डट करके मुकाबला करेंगे। नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको राजस्थान की 20 अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। आज से प्रदेश के सरकारी अस्पताल बदले बदले नजर आने लगे हैं। एक तरफ जहां सरकारी अस्पताल में ओपीडी सुबह 9 के बजाय 8 बजे शुरू होने लगी है, वहीं 12 बजे की जगह दोपहर 2 बजे तक खुली रह रही है। खास बात यह है कि अभी छुट्टी वाले दिन भी 2 घंटे की ओपीडी रहेगी। ओपीडी के समय में बदलाव के साथ साथ सरकारी मरीजों को अब से ओपीडी की पर्ची के लिए भी पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं। नए नियमों के तहत ओपीडी के रजिस्ट्रेशन के लिए लगने वाले 10 रुपए से लेकर 8,000 रुपए तक शुल्क वाले एमआरआई, सीटी स्कैन और डायलिसिस समेत कई सुविधाएं फ्री में मिलने लगी हैं। इलाज जो है वो निःशुल्क हो चुका है, चाहे बात ओपीडी की हो या आईपीडी की हो या फिर कई तरह की जांचें हो, जो है वो राज्य सरकार ने निःशुल्क जो है वो कर दी है। आज से इसका ड्राई रन शुरू हो चुका है और 1 मई से विधिवत रूप से इसकी शुरुआत होगी। आपको बता दें, प्रदेश सरकार ने इससे पहले 60 साल या उससे ज्यादा एज ग्रुप के मरीजों के लिए सरकारी हॉस्पिटल में तमाम सुविधाएं फ्री कर रखी थी, लेकिन बजट में की गई घोषणाओं के बाद अब हर एज ग्रुप के लिए ये लागू हो गया है, जिससे लोग बेहद खुश हैं। बहुत बढ़िया किया है राजस्थान सरकार ने और मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा ही कार्यक्रम आगे से चलता रहे राजस्थान सरकार के द्वारा। इस साल के बजट में सीएम गहलोत ने जिन नई सुविधाओं और योजनाओं की बात की थी, उसमें से कई का लाभ मिलने लगा है। इन योजनाओं के लागू होने से प्रदेश के लाखों लोगों को फायदा होने वाला है। आपको बता दें, बजट 2022-2023 की अनुपालना में 210 घोषणाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है और इनके मुताबिक आज से 100 यूनिट प्रतिमाह बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट बिजली फ्री में मिलने लगी है। साथ ही समस्त घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक 3 रुपए प्रति यूनिट का अनुदान भी मिल रहा है। इस बदलाव से 1.18 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे। इसी तरह चिरंजीवी योजना में प्रति परिवार बीमा राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने से 1.34 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे। मनरेगा योजना में 100 दिन के स्थान पर 125 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना के तहत पशुपालकों को दूध पर मिलने वाला अनुदान 2 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 5 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। प्रदेश में एक बार फिर वाहनों की स्क्रैप नीति चर्चा में है। स्क्रैप नीति के तहत पुराने वाहनों को कबाड़ खाने में देकर उन्हें नष्ट करवाया जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि स्क्रैप नीति के नियम ही अभी तक साफ नहीं किए गए हैं, तो इस पर कैसे काम होगा किसी को समझ में नहीं आ रहा है। दरअसल कौन से वाहनों को स्क्रैप के लिए ले जाया जाएगा, कानूनी तौर पर वाहन खारिज किए जाएंगे या फिर वाहन मालिक को खुद तय करना पड़ेगा, ऐसे तमाम सवाल हैं जिसके माकूल जवाब पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि इस बीच ये खबर जरूर आई है कि अगले 15 दिनों में केंद्र सरकार उद्योग विभाग के अधिकारियों और संभावित इन्वेस्टर्स के बीच स्क्रैप सेंटर बनाने को लेकर एक बैठक होने जा रही है। परिवहन विभाग के नियमों के अनुसार एक वाहन को 15 साल का समय मिलता है और 15 साल के बाद गाड़ी का फिर से रजिस्ट्रेशन करवाकर उसकी उम्र को 5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस तरह 30 साल पुरानी गाड़ी भी सड़कों पर दौड़ रही है। सिरोही में सारणेश्वर महादेव मंदिर से आम्बेश्वर महादेव मंदिर तक 3 करोड़ 30 लाख की लागत से सड़क बनाई जाएगी। इसके साथ ही 10 लाख की लागत से शहर में सिरनवा की पहाड़ियों में स्थित मातर माता मंदिर से बग्गी वाले पुराने रास्ते को दुरुस्त करवाया जाएगा। इसकी घोषणा विधायक संयम लोढ़ा ने खुद की है। मातर माताजी के वार्षिक मेले में आए विधायक संयम लोढ़ा ने पूजा अर्चना कर माताजी के दर्शन किए और फिर सारणेश्वर महादेव मंदिर से आम्बेश्वर महादेव मंदिर तक अंदर के रास्ते से जाने वाली सड़क निर्माण कार्य की घोषणा की। इस घोषणा के बाद मेले में उपस्थित ग्रामीणों ने विधायक संयम लोढ़ा का आभार जताया और मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष केताराम माली ने विधायक का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया।
मंदिर ट्रस्ट ने विधायक को मंदिर के समीप पहाड़ियों में स्थित बांध की दीवार क्षतिग्रस्त होने की जानकारी दी, जिस पर विधायक संयम लोढ़ा ने संबंधित विभाग के अधिकारी को शीघ्र ही बांध की दीवार सही करने को कहा। इस दौरान चीपा समाज और देवासी समाज के लोगों ने भी विधायक संयम लोढ़ा का स्वागत किया। पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा सपोटरा क्षेत्र के दौरे पर रहे। मंत्री रमेश मीणा ने यहां अग्र भागवत कथा शुभारंभ कार्यक्रम में शिरकत की, साथ ही ग्रामीणों की जन सुनवाई कर अधिकारियों को समस्या समाधान के निर्देश दिए। इस कार्यक्रम के दौरान अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग, प्रदेश अध्यक्ष गिरीश अग्रवाल भी जिला अध्यक्ष मूलचंद भी मौजूद रहे। मंत्री ने अग्रवाल समाज की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए सामाजिक ताना बाना मजबूत करने पर जोर दिया। साथ ही समाज में दहेज जैसी कुप्रथा दूर करने और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इस मौके पर मंत्री रमेश मीणा ने कहा कि अग्रवाल समाज अन्य समाजों का पथ प्रदर्शक है। उन्होंने सभी समाजों की प्रतिभाओं को आगे लाने में सहयोग की अपील की। पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने जन सुनवाई कर लोगों के अभाव अभियोग सुने, साथ ही अधिकारियों को फोन पर समस्या समाधान के लिए निर्देशित किया। वहीं लोगों को जल्द ही उनकी समस्या का समाधान करने का आश्वासन भी दिया। अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में दिव्यांगजनों के लिए स्कूटी वितरण कार्यक्रम और ट्रांसजेंडर्स के लिए आईडी कार्ड के वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शामिल हुए राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने दिव्यांगजनों को स्कूटी और ट्रांसजेंडर्स को आईडी कार्ड वितरित किए। सरकार की ओर से मिली स्कूटी की चाबी पाकर दिव्यांगजनों ने मंत्री टीकाराम जूली का आभार जताया और कहा कि उन्हें सरकार ने स्कूटी नहीं बल्कि 2 पैर दिए हैं। इस मौके पर मिराशी समाज के लिए मंत्री ने छात्रावास बनवाने की घोषणा की, जिसे लेकर समाज के लोगों ने उनका आभार व्यक्त किया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब को कि जिन्होंने दिव्यांगजनों के लिए 2000 स्कूटी पिछले बजट के अंदर दी थी और 5000 स्कूटी इस बजट के अंदर दी है। उसी कड़ी के अंदर हमने आज दोबारा अलवर के अंदर स्कूटी बांटी है और आने वाले समय में और भी स्कूटी हम बांटेंगे। काफ़ी अच्छा मैसेज दिव्यांगजनों के अंदर है, इनके पेंशन का, इनको बीपीएल के समान सुविधाएं देने का। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली बार 2 कॉलेज दिए और अब की बार दिव्यांगजनों के लिए यूनिवर्सिटी दी है। बाबा आमटे यूनिवर्सिटी जामडोली के अंदर जो बन रही है उसकी कार्रवाई हमने शुरू कर दी है। 5 राज्यों के चुनाव नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आने के बाद कांग्रेस मिशन 2023 में जुट गई है। इसके लिए कांग्रेस अपने अलग अलग संगठनों को तैयार कर रही है। इसी कड़ी में पार्टी के हरावल दस्तों को भी आगामी चुनौती के लिए तैयार किया जा रहा है। साथ ही कांग्रेस की श्वेत सेना कहे जाने वाले सेवा दल को भी मिशन 2023 और मिशन 2024 के लिए सक्रिय किया जा रहा है। इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में सेवा दल की प्रदेश कार्यकारिणी की एक बैठक भी हुई, जिसमें आगे की रणनीति तय की गई है। इस रणनीति के तहत सेवा दल अब राज्य सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। इस संगठन के कार्यकर्ता आम लोगों तक जाकर उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी देंगे, साथ ही उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना भी सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही केंद्र सरकार की विफलताओं को भी संगठन आम जनता तक पहुंचाएगा। सुजानगढ़ के गणेश मंदिर से लेकर उपखंड कार्यालय तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने महंगाई के खिलाफ रैली निकाली। इस रैली के दौरान पेट्रोलियम पदार्थों और घरेलू गैस की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी के विरोध में शहर और देहात कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान गधा गाड़ी पर बाइक और घरेलू गैस सिलेंडर को माला पहनाकर रखा गया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बहुत हुई महंगाई की मार, महंगाई डायन खाए जात है जैसे नारे बुलंद किए। इतना ही नहीं, मोदी सरकार की सद्बुद्धि के लिए प्रदर्शनकारियों ने उपखंड कार्यालय परिसर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। प्रधानमंत्री जी से यही मांग है कि आप बढ़ती महंगाई को कम करें ताकि आम जन को राहत मिल सके। जिस तरह से रसोई की हर सामग्री महंगी, खाद्य सामग्री सब महंगी कर दी, गैस महंगा कर दिया, तेल महंगा कर दिया, तो लेडीज़ को घर खर्च चलाने में काफ़ी असुविधा होती है। केंद्र में बीजेपी जिस मुद्दों को लेकर सरकार में आई थी, पेट्रोल, डीजल, चाहे रसोई गैस हो, आज बीजेपी के पास वो मुद्दे नहीं रहे हैं, वो मुद्दों से भटक गई है। प्रदेश के करीब 28,000 सरकारी कर्मचारी गरीबों के पेट पर डाका डाल रहे हैं। ये कर्मचारी सरकारी नौकरी के बाद भी राशन में मिलने वाला फ्री का गेहूं ले रहे हैं, जिसकी वजह से गरीबों का हक मारा जा रहा है। राशन कार्ड की मैपिंग अभियान के दौरान ये खुलासा हुआ है कि 28,000 सरकारी कर्मचारी सरकारी राशन का गेहूं ले रहे हैं। आपको बता दें, गहलोत सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधार से लिंक करा दिया है और इसकी मैपिंग भी की जा रही है।
उसी के तहत ये पता चला है कि 27,911 सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जो या तो सरकारी नौकरी कर रहे हैं या सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होकर पेंशन ले रहे हैं और इसके बावजूद वो राशन का सस्ता गेहूं भी ले रहे हैं। विभाग अब दोषी कर्मचारियों से वसूली की तैयारी कर रहा है। इन कर्मचारियों से 27 रुपए प्रति किलो गेहूं के हिसाब से वसूली की जाएगी। तो इस तरह के 28,000 लोगों के नाम आधार की वजह से, जन आधार की वजह से कॉमन नाम में आ गए हैं। यानी कि एक तरह से ये साबित हुआ है कि इतनी संख्या में सरकारी अधिकारी जो हैं या कर्मचारी हैं वो राशन का सस्ता गेहूं ले रहे हैं, जो कि नियमों के विरुद्ध है। केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2021-2022 में कायाकल्प योजना के तहत राजस्थान के राजसमंद के RK हॉस्पिटल को नंबर 1 का खिताब मिला है। ये अस्पताल दूसरी बार प्रदेश में अव्वल आया है। अब हॉस्पिटल को प्रशस्ति पत्र और नकद राशि दी जाएगी, जिससे हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधाओं के विकास के काम हो पाएंगे। आपको बता दें, RK राजकीय हॉस्पिटल ने 700 मानकों पर खरा उतरते हुए 98.18% अंक हासिल किए हैं। राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार के तौर पर 50 लाख रुपए की राशि अब इस अस्पताल को मिलेगी। इससे पहले RK अस्पताल को 2015 में पहली बार कायाकल्प योजना के तहत चुना गया था और उस वक्त भी 50 लाख का चेक मिला था। RK अस्पताल का मार्च में दूसरी बार नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट के लिए चयन हुआ है। इस अस्पताल के PMO का कहना है कि जनवरी में कायाकल्प टीम ने RK अस्पताल का 700 मानकों पर सर्वे किया था। हरियाणा की बेटी जो राजस्थान ACB ने हरियाणा की बेटी जो कि 2.5 महीने पहले ही राजस्थान की बहू बनी है, उसने न्याय की मांग को लेकर पदयात्रा शुरू कर दी है। चूरू के सादुलपुर क्षेत्र के लीला की ढाणी पंचायत के सरपंच नरसी मीठड़ी की शादी 16 जनवरी को हरियाणा के हिसार के पास आर्यनगर की रहने वाली सोनिया के साथ हुई थी। सोनिया जब अपने ससुराल आई तो पता चला कि सरकार का नियम है कि दूसरे राज्य में शादी होने के बाद आरक्षण का लाभ नहीं मिलता, जबकि वह SC कैटेगरी में है और राजस्थान और हरियाणा दोनों में वो आरक्षित श्रेणी में है। इसके बावजूद उसे SC का लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए उसने इसके लिए लड़ाई शुरू कर दी है। सोनिया ने 28 मार्च को अपने पति सरपंच नरसी मीठड़ी और कुछ लोगों के साथ सादुलपुर से जयपुर के लिए पदयात्रा शुरू की है। उसे उम्मीद है कि 4 या फिर 5 अप्रैल को वो जयपुर पहुंच जाएगी, जहां वो अपना मांग पत्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंपेगी। राजस्थान ACB ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम को धार देते हुए रेलवे के एक बड़े घूसखोर अफसर को गिरफ्तार कर लिया। कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक IRTS अधिकारी अजय पाल 20,000 की घूस लेते ACB के हत्थे चढ़े। उन्हें भरतपुर ACB के ASP महेश मीणा ने गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी को लेकर भरतपुर ACB ASP महेश मीणा का कहना है कि भरतपुर स्टेशन के खान पान निरीक्षक हेमराज मीणा से चार्जशीट फाइल करने की एवज में दलाल महेश शर्मा की मार्फत अजय पाल रिश्वत वसूल रहा था। चार्जशीट दी गई थी और उस चार्जशीट को फाइल करने के लिए दलाल के माध्यम से इन्होंने 20,000 रुपये लिए थे। आज BRM ऑफिस में ही आरोपी अजय पाल और इनके दलाल महेश को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया है। भरतपुर में ACB के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने लखनपुर थाने के हेड कांस्टेबल लेखराम शर्मा को 1600 रुपए घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि लखनपुर थाना के बछामंदी चौकी के अंदर आने वाले अस्थल गांव में पिछले दिनों 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों ने ही मुकदमा दर्ज करवाया था। इसमें एक पक्ष का परिवादी थान सिंह चौकी पर पहुंचा और लेखराज से बातचीत की, जिसमें उसने खुद के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमे में कोई कार्रवाई नहीं करने और दूसरे पक्ष के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के एवज में हेड कांस्टेबल से बातचीत की, जिसमें बातचीत के दौरान हेड कांस्टेबल लेखराज शर्मा ने 13,000 रुपए परिवादी से पहले ले लिए, जिसकी शिकायत परिवादी ने ACB में कर दी। ACB की टीम ने सत्यापन करवाया तो बात सही पाई गई। इसके बाद परिवादी ने 1600 रुपए हेड कांस्टेबल को और दिए। इसी दौरान ACB की टीम ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।
कल परिवादी थान सिंह ने चौकी को उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेरे खिलाफ और मेरी तरफ से 2 मुकदमे लखनपुर थाने में दर्ज करवाए गए हैं, जिसमें अनुसंधान अधिकारी द्वारा 13,000 रुपये पहले ले लिए गए हैं तथा 1,600 रुपये की अब रिश्वत की मांग कर रहा है, जिस पर कल सत्यापन करवाया गया। सत्यापन के बाद में आज कार्रवाई करते हुए हेड साहब को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बाड़मेर के फोगेरा पटवारी सुमेरदान को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पटवारी सुमेरदान ताणू माणजी में कार्यरत है और उसे फोगेरा का अतिरिक्त चार्ज मिला हुआ है। एसीबी में एक परिवादी ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि फोगेरा पटवारी सुमेरदान नकल जारी कर शुद्धिकरण करने के एवज में 5,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहा है। इस पर बाड़मेर एसीबी ने शिकायत का गोपनीय सत्यापन करवाया और शिकायत सही पाए जाने पर एसीबी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामनिवास सूडा के नेतृत्व में बाड़मेर शहर की इंदिरा कॉलोनी में कार्रवाई करते हुए 5,000 की रिश्वत लेते पटवारी सुमेरदान को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के दौरान पटवारी सुमेरदान की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद एसीबी टीम ने पटवारी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। उपचार के बाद एसीबी टीम पटवारी को एसीबी ऑफिस लेकर पहुंची, जहां पर उससे पूछताछ करने में जुट गई। जोधपुर के पावट क्षेत्र स्थित लक्ष्मी नगर में एक सूने मकान में चोरों ने सेंध लगाकर 3 किलोग्राम चांदी और 3 तोला सोने के गहनों के साथ साथ 20 से 25,000 रुपए नकद ले गए हैं। खास बात यह है कि इस मकान में लगे सीसीटीवी में इन चोरों की करतूत रिकॉर्ड हो गई। सीसीटीवी में जो कुछ रिकॉर्ड हुआ है उसके मुताबिक नकाब लगाए हुए चोर ताला तोड़कर मकान में घुसते हैं और नकदी के साथ सोना और चांदी चुराकर निकल जाते हैं। इस मामले में पीड़ित प्रहलाद जोशी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। उनका कहना है कि परिवार सहित बाहर गए हुए थे और जब लौट कर घर आए तो मकान के ताले टूटे पड़े मिले। मकान के भीतर सारा सामान बिखरा पड़ा था और घर से 3 किलो चांदी, 3 तोला सोने के गहने और 20 से 25,000 की नकदी गायब थी। पुलिस ने इस रिपोर्ट और इन तस्वीरों के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। श्री गंगानगर के केंद्रीय कारागृह में न्यायिक हिरासत में चल रहे एक युवक की पिटाई के विरोध में उसके परिजनों ने जिला कलेक्ट्रेट पर धरना दिया और जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है। धरना दे रहे परिजनों का आरोप है कि न्यायिक हिरासत में चल रहे युवक के साथ जेल कर्मियों ने मारपीट की है। जिस शख्स के साथ मारपीट के आरोप लग रहे हैं उसका नाम हिमांशु जुगनू नायक है और वार्ड संख्या 64 का रहने वाला है। हिमांशु केंद्रीय कारागृह में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। इसी दौरान 23 मार्च को हिमांशु के साथ केंद्रीय कारागृह के संतरियों ने मारपीट की, जिसकी वजह से उसे काफी चोटें आई हैं। अपने ज्ञापन में परिजनों ने न्यायिक हिरासत में चल रहे युवक का मेडिकल कराने की मांग की और साथ ही दोषी संतरियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। हमारा भाई है हिमांशु नायक, जो 307 के अंदर है। होली के कुछ दिन बाद के अंदर उस हिमांशु के साथ 8 पुलिस वालों ने अंदर उसके बहुत ही गंदी तरह पीटा है, जो कि पीटने के बाद में उसको हॉस्पिटल भी नहीं भेजा। कल यहाँ पैसी पे आया था, उसने जज साहब के सामने अपना वो सभी जख्म दिखाए हैं। हम चाहते हैं कि उसे उसका मेडिकल तुरंत प्रभाव से हो और जिसने ये कार्रवाई की, जिसने ये गलती की है पुलिस वालों को तुरंत प्रभाव से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अलवर के उद्योग नगर स्थित ESIC मेडिकल कॉलेज के गेट नंबर 2 को बंद किए जाने के विरोध में आसपास के ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया और गेट को खोलने की मांग की। धरना प्रदर्शन करने वाले ग्रामीणों का कहना है कि गेट नंबर 1 से गेट नंबर 2 की दूरी करीब 1.5 किलोमीटर है, जिससे मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो पीड़ित महिलाएं या गर्भवती महिलाएं होती हैं, उसे उस गेट तक जाने में परेशानी होती है और समय भी लगता है, जिससे उन्हें समय पर इलाज नहीं मिल पाता। ऐसे में दूसरा गेट खोला जाए। दूसरा गेट गांव के पास ही है, जहां ESI मेडिकल कॉलेज स्थित है। ग्रामीणों ने बताया कि ESI मेडिकल कॉलेज के गेट नंबर 2 का उपयोग कॉलेज वाले अपने मनमर्जी से करते हैं और जब मरीज गेट से जाते हैं तो जाने नहीं दिया जाता, जबकि ESIC मेडिकल कॉलेज के दोनों गेटों का उपयोग मरीजों के लिए किया जाना चाहिए। बिना किसी कारण के और ना ही पीछे से कोई आदेश है, ये डीन मैडम ने अपने एक तरह से तानाशाही रवैये से इसको बंद कर रखा है। यहाँ ESI हॉस्पिटल का गेट नंबर 2 लगभग 3-4 महीनों से बंद कर रखा है। यहाँ के बासिंदों ने, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कई बार निवेदन भी किया है डीन मैडम से, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। आखिरकार यहाँ के जो गांव के सारे लोग हैं, देसुला, नाहरपुर, MIA, बख्तल चौकी वगैरह सारे जो पेशेंट हैं, वो क्यों यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी तय करके जाएंगे।
अलवर में पेयजल समस्या को लेकर वार्ड संख्या 7 और 22 की महिलाएं मनु मार्ग स्थित जलदाय विभाग के दफ्तर पहुंची और अधिशासी अभियंता जेपी मीणा को पानी की समस्या से अवगत करवाया। इस बारे में इलाके की महिलाओं का कहना है कि लंबे समय से दोनों वार्डों में पेयजल की समस्या बनी हुई है, लेकिन अभी तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया। पेयजल की समस्या को लेकर अधिकारियों के आश्वासन के बावजूद भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे ऐसा लगता है कि इस समस्या के प्रति विभाग के अधिकारी काफी उदासीन हैं और यही वजह है कि अब तक शहर में पानी का संकट बना हुआ है। इन महिलाओं ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यदि उन्हें धरना प्रदर्शन ही पसंद है तो उसी तरह की भाषा में जनता भी जवाब देगी, जिसके लिए प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा। सरिस्का के जंगल में लगी आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। आपको बता दें कि 27 मार्च को सरिस्का के जंगल में आग लगी थी और जिस एरिया में आग लगी वो बागिन ST-17 और उसके 2 शावकों की टेरिटरी था। इसके आसपास के एरिया में ST-20 और ST-14 की टेरिटरी है। पहले 2 दिन और 2 रात में आग करीब 20 किलोमीटर से ज्यादा इलाके में फैल गई। इसके बाद 2 दिन तक 29 और 30 मार्च को अलवर में सेना के 2 हेलीकॉप्टर से जंगल में पानी बरसाया गया। एयरफोर्स की मदद के बाद जंगल के भीतरी इलाकों में आग फैलने से रुक पड़ गया यार, फिसल जा लग जाए। के बाद आग 80% से अधिक बुझ गई थी और फिर गुरुवार की शाम तक इसे पूरी तरह से बुझा दिया गया। इस आग को बुझाने में 400 से अधिक वन कर्मियों की टीम लगी थी। साथ ही इस टीम को सरिस्का इलाके के आसपास के गाँव के सैकड़ों लोगों का साथ भी मिला। ग्रामीणों ने आग बुझाने में मदद की, तब जाकर जंगल की आग को काबू में किया जा सका। कोई ऐसा नुकसान रिपोर्टेड नहीं हुआ है सिवाय घास जलना, छोटी वनस्पति जो है जलना। किसी भी वन्य जीव को जिस तरह का कोई नुकसान जो मेजर रूप से टाइगर्स, पैंथर्स, ऐसी कोई रिपोर्ट मेरे पास नहीं मिला। जन जन के आस्था का केंद्र और धार्मिक नगरी रामदेवरा के बाजार नवरात्रा के लिए सज धज कर तैयार हो गए हैं। साथ ही व्यापारियों ने भी नवरात्रा के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और अब वो इंतजार कर रहे हैं कि चैत्र नवरात्रा में उन्हें अच्छी कमाई हो। यहाँ के मुख्य बाजार पोखरण रोड, मंदिर रोड, परचा बावड़ी चौक और नौखा चौराहा करीब करीब हर जगह पर प्रसाद, चूड़ी, कंठी माला, सौंदर्य प्रसाधन की दुकानें और फोटो स्टूडियो संचालकों ने अपने प्रतिष्ठानों को साफ सफाई करने के बाद सजा दिया है। इसके अलावा होटल, धर्मशाला और रेस्टोरेंट के संचालकों ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। गौरतलब है कि धार्मिक नगरी रामदेवरा में कोरोना के प्रकोप के बाद मंदी का दौर चल रहा था और देश में लगी कोरोना की पाबंदियों की वजह से यहां पर श्रद्धालुओं की संख्या भी कम हो गई थी। हालांकि अब कोरोना का प्रकोप कम होने की वजह से चैत्र नवरात्रा में अच्छी संख्या में देश भर से श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जगी है। लॉकडाउन की वजह से पहले मार्केट काफ़ी कम चला और हमारे को अभी भी उम्मीद है कि नवरात्रा अच्छा चलेगा, इसलिए सभी दुकानदार अभी साफ सफाई कर रहे हैं, अच्छा माल भर रहे हैं, अच्छी ग्राहकी की तैयारी कर रहे हैं और अब आगे श्रद्धालु आएंगे, कस्टमर अच्छे आएंगे तो ग्राहकी की अच्छी की उम्मीद है हमारे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।